नहीं है, बेरोजगार नहीं है। फिर आगे के वाक्य में वो और बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है, आई हैव सीन सच वेल्थ इन दिस कंट्री इंडिया दैट वी कैन नॉट इमेजिन टू कॉन्क्वर दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति और इतना वैभव मैंने देखा है कि इन भारतवासियों को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। क्यों? वो खुद कहता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, समृद्धशाली होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, वो लोग जल्दी किसी के गुलाम नहीं होते। इसलिए भारतवासी हमारे गुलाम हो जाएंगे, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। और फिर अगले भाषण में वो बहुत लंबी बात कहता है भारत की शिक्षा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के बारे में। मैं उस बात को आगे नहीं ले जाना चाहता। सिर्फ प्रमाण के रूप में 2 फरवरी 1835 को दिए गए उसके भाषण के ये 2-3 वाक्य हैं जो हमारे ध्यान में आने चाहिए कि भारत में एक अंग्रेज घूम रहा है और कह रहा है कहीं गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, किसी को चोरी करने की भारत में जरूरत नहीं है। इसका माने भारत कुछ काफी समृद्धशाली देश है। फिर इसी भाषण के अंत में मैकॉले एक वाक्य और कहता है, उसको मैं सीधे सुनाता हूं। वो कहता है कि भारत में जिस व्यक्ति के घर में भी मैं कभी गया तो मैंने देखा कि वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे कि चने का या गेहूं का ढेर किसानों के घरों में रखा जाता है। माने सामान्य घरों से लेकर विशिष्ट घरों तक सबके पास सोने के सिक्के इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि वो ढेर लगाकर उन सिक्कों को रखते हैं। और वो कह रहा है कि भारतवासी कभी इन सिक्कों को गिन नहीं पाते क्योंकि गिनने की फुर्सत नहीं होती है, इसलिए वो तराजू में तौल कर रखते हैं। किसी के घर में 100 किलो सोना होता है, किसी के घर में 200 किलो होता है, किसी के घर में 500 किलो होता है। इस तरह से सोने का हमारे भारत के घरों में भंडार भरा हुआ है। ये एक प्रमाण मैकॉले का भाषण ब्रिटेन की संसद में 2 फरवरी 1835 को। इसके बाद इससे भी बड़ा एक दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं। एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी भारत के बारे में एक बड़ी पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक का एक अंश थोड़ा सा सुनाता हूं आपको। उसने तो अंग्रेजी में लिखा है, मैं सीधे हिंदी करके बताता हूं। विलियम डिग्बी कहता है कि अंग्रेजों के पहले का भारत विश्व का सर्वसंपन्न कृषि प्रधान देश ही नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक और व्यापारिक देश भी था। अंग्रेजों से पहले का भारत खाली खेती वाला भारत नहीं था, कृषि वाला भारत नहीं था, वो औद्योगिक और व्यापारिक देश भारत था जो सर्वश्रेष्ठ था। उसके शब्द पर गौर कीजिएगा, वो कह रहा है सर्वश्रेष्ठ, माने दुनिया में भारत के मुकाबले उस जमाने में कोई भी देश नहीं था। और ये बात वो कब कह रहा है? 17वीं शताब्दी में वो कह रहा है। माने आज से अगर हम गिनना शुरू करें तो लगभग 300 साल पहले के भारत के बारे में विलियम डिग्बी कह रहा है कि सारी दुनिया के देशों में भारत औद्योगिक रूप से, व्यापारिक रूप से और कृषि के रूप में सर्वश्रेष्ठ देश है। माने कृषि उत्पादन हमारा सबसे अच्छा है, औद्योगिक उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा है और व्यापार भी हम दुनिया में सबसे ज्यादा करते हैं। उसके आगे वो कहता है कि भारत की भूमि इतनी उपजाऊ है जितनी दुनिया के किसी देश में नहीं। फिर आगे कहता है कि भारत के व्यापारी इतने ज्यादा होशियार हैं जो दुनिया के आसानी के साथ भारतवासियों को दे देते हैं। इस वाक्य को ठीक से समझिए। वो कह रहा है कि भारत का कपड़ा, भारत की अन्य वस्तुएं दुनिया के बाजार में बिकती हैं और भारतवासी इनको सोने के बदले में बेचते हैं। माने हम कपड़ा बेचते हैं तो सोना लेते हैं, हम दूसरी वस्तुएं बेचते हैं तो सोना लेते हैं। सोने के बदले में ही भारत के व्यापारी इन वस्तुओं का विनिमय दूसरों से करते हैं क्योंकि ये वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ हैं और दुनिया में कोई भी दूसरा देश इनको बना नहीं सकता क्योंकि इनकी कारीगरी और इनका हुनर सिर्फ भारत और भारत के ही पास है। फिर वो इसी में आगे कहता है कि भारत देश में इन वस्तुओं की उत्पादन के बाद की जो बिक्री की प्रक्रिया है वो दुनिया के दूसरे बाजारों पर निर्भर है और ये वस्तुएं जब दूसरे देशों के बाजारों में बिकती हैं तो भारत में सोना और चांदी ऐसे प्रवाहित होता है जैसे नदियों में पानी प्रवाहित होता है और भारत की नदियों में पानी प्रवाहित होकर जैसे महासागर में गिर जाता है, वैसे ही दुनिया की तमाम नदियों का सोना चांदी भारत में प्रवाहित होकर भारत के महासागर में आकर गिर जाता है।
और वो अपनी पुस्तक में कहता है कि दुनिया के देशों का सोना चांदी भारत में आता तो है, लेकिन भारत के बाहर 1 ग्राम सोना और चांदी कभी जाता नहीं है। कारण क्या है? वो कहता है कि भारतवासी दुनिया में सारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन वो कभी किसी से खरीदते कुछ नहीं है। मतलब सीधा सा ये है कि भारत आयात कुछ नहीं करता है, इंपोर्ट कुछ नहीं करता है। जो भी कुछ है भारत, वो सिर्फ एक्सपोर्ट और निर्यात ही करता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 300 साल पहले का भारत निर्यात प्रधान देश था। एक भी वस्तु हम विदेशों से नहीं खरीदते थे और वस्तुओं को बेचकर हम सोना चांदी सारी दुनिया से लेकर आते थे। विलियम डिग्वी जैसा एक बड़ा इतिहासकार हुआ, वो फ्रांस का हुआ। उसका नाम है फ्रांसवा पिराट। फ्रांसवा पिराट ने 1711 में भारत के बारे में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है और उसमें उसने सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। उस ग्रंथ में से एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। फ्रांसवा पिराट अपनी पुस्तक में कहता है कि भारत देश में मेरी जानकारी में 36 तरह के ऐसे उद्योग चलते हैं जिनमें उत्पादित होने वाली हर वस्तु विदेशों में निर्यात होती है। फिर वो आगे लिखता है कि भारत के सभी शिल्प और उद्योग उत्पादन में सबसे उत्कृष्ट, कलापूर्ण और कीमत में सबसे सस्ते हैं। सोना, चांदी, लोहा, इस्पात, तांबा, अन्य धातुएं, जवाहरात, लकड़ी के सामान, मूल्यवान दुर्लभ पदार्थ, ये सब इतनी ज्यादा विविधता के साथ भारत में बनती हैं जिनके वर्णन का कोई अंत नहीं हो सकता। और जो सबसे महत्व की बात वो कह रहा है कि मुझे जो प्रमाण मिले हैं, फ्रांसवा पिराट अपनी पुस्तक में लिख रहा है कि मुझे जो प्रमाण मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि भारत का निर्यात दुनिया के बाजारों में पिछले 3000 वर्षों से अबाधित रूप से बिना रुके हुए लगातार चल रहा है। ये बात वो 1711 में लिख रहा है और कह रहा है कि पिछले 3000 साल से भारत का निर्यात दुनिया के बाजारों में चल रहा है। इसका माने आप अंदाजा लगाइए, 17वीं शताब्दी में, उससे 1000 साल पहले 7वीं शताब्दी में, और उससे 1000 साल पहले, और उससे 1000 साल पहले, अगर ये पूरी गणना हम करते जाएं तो महात्मा बुद्ध के जन्म से लगभग 500 वर्ष पहले, हमारे देश के तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 650 वर्ष पहले भारत दुनिया के सभी देशों के बाजारों में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है। 3000 साल की गिनती फ्रांसवा पिराट ने भारत के बारे में निकाली है। फिर उसके बाद एक स्कॉटिश है जिसका नाम है मार्टिन। वो इतिहास की पुस्तक में भारत के बारे में कहता है कि ब्रिटेन के निवासी, इंग्लैंड के निवासी जब बर्बर और जंगली जानवरों की तरह से जीवन बिताते रहे, तब भारत में दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनता था और सारी दुनिया के देशों में बिकता था। और ये मार्टिन नाम का जो स्कॉटिश हिस्टोरियन है, ये कहता है कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि भारतवासियों ने सारी दुनिया को कपड़ा बनाना और कपड़ा पहनना सिखाया है। और वो कहता है हम अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के सहयोगी जातियों के लोगों ने भारत से ही कपड़ा बनाना सीखा है और पहनना भी सीखा है। फिर वो कहता है कि रोमन साम्राज्य में जितने भी राजा और रानी हुए हैं वो सभी भारत के कपड़े मंगाते रहे हैं, पहनते रहे हैं और उन्हीं से उनका जीवन चलता रहा है। एक फ्रांसीसी इतिहासकार है 1750 में, उसका नाम है टेवर्नी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा भारत के वस्त्र इतने सुंदर और इतने हल्के हैं कि हाथ पर रखो तो पता ही नहीं चलता कि उनका वजन कितना है। सूत की महीन कताई मुश्किल से नजर आती है। भारत में कालीकट, ढाका, सूरत, मालवा में इतना महीन कपड़ा बनता है कि पहनने वाले का शरीर ऐसा दिखता है कि मानो वो एकदम नग्न है। माने कपड़े की बुनाई इतनी बारीक है कि अंदर का शरीर भी उसमें से दिखाई देता है। वो कहता है इतनी अद्भुत बुनाई भारत के कारीगर जो हाथ से कर सकते हैं वो दुनिया के किसी भी देश में कल्पना करना संभव नहीं है। फिर उसके बाद एक अंग्रेज है विलियम वार्ड। वो कहता है कि भारत में मलमल का उत्पादन इतना विलक्षण है, ये भारत के कारीगरों के हाथों का कमाल है। जब इस मलमल को घास पर बिछा दिया जाता है और उस पर ओस की कोई बूंद गिर जाती है तो वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ओस की बूंद में जितना पतला रंग होता है, माने जितना हल्का रंग होता है, उतना ही हल्का वो कपड़ा होता है। इसलिए ओस की
बूंद और कपड़ा आपस में मिल जाते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते, इतनी बारीक बुनाई भारत के कपड़े की है। आपने बहुत बार इतिहास में एक वाक्य सुना होगा कि भारत में बनाया हुआ कपड़ा एक छोटे से अंगूठी से, रिंग में से खींचकर बाहर निकाला जा सकता था, वो 13-14 मीटर का लंबा थान होता था। वो वाक्य इसी इतिहासकार ने लिखा है जिसका नाम है विलियम वॉर्ड। वो ये कहता है कि भारत का 13 गज का एक लंबा कपड़ा हम चाहे तो एक छोटी सी रिंग में से पूरा खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। इतनी बारीक और इतनी महीन बुनाई भारत के कपड़े की यहाँ पर होती है। फिर वो कहता है कि भारत का 15 गज का लंबा थान, आप गज तो समझते ही हैं, मीटर से थोड़ा छोटा होता है। अगर 15 गज की मैं बात करूं तो वो लगभग 14 मीटर के बराबर बैठेगा। तो 14 मीटर लंबा थान या 15 गज का लंबा थान, वो कह रहा है कि उसका वजन 100 ग्राम से भी कम होता है। अब आप कल्पना करिए, 15 गज का इतना बड़ा थान, उसका वजन 100 ग्राम से भी कम होता है। वो कह रहा है कि मैंने बार बार भारत के कई थानों का वजन किया है, हर एक थान का वजन 100 ग्राम से भी कम निकलता है, और कुछ थान का वजन तो ग्रेन में उसने तौला है। ग्रेन एक इकाई होती है, अंग्रेजी इकाई है। जैसे हम सुनार के पास जाते हैं ना, सुनार सोने को तौलता है, तो एक तौल होती है जो 10 ग्राम की होती है, और एक तौल 10 ग्राम से भी कम की होती है। तो तोला जिसको हम कहते हैं ना, वो 10 ग्राम का होता है। तोला छोटी एक इकाई होती है जिसको रत्ती कहते हैं, रत्ती। तो रत्ती 10 ग्राम से भी छोटी होती है। तो वो विलियम वॉर्ड कह रहा है कि भारत के बहुत सारे थान को मैंने तौला तो पता चला कि उनका कुल वजन लगभग 15 से 20 रत्ती के आसपास है। इतने कम वजन के भी भारत में कपड़े बनते हैं और इतनी बारीक बुनाई भी होती है। और वो कहता है विलियम वॉर्ड कि हम अंग्रेजों ने तो कपड़ा बनाना सन 1780 के बाद शुरू किया है, भारत में तो पिछले 3000 साल से कपड़े का उत्पादन होता रहा है और सारी दुनिया में बिकता रहा है। एक और अंग्रेज अधिकारी का थोड़ा सा बताऊं, थॉमस मुनरो नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है। वो मद्रास में गवर्नर रहा है और लंबे समय तक वो गवर्नर रहा है। गवर्नर रहते समय किसी राजा ने उसको एक शॉल भेंट में दे दिया, और जब उसकी नौकरी पूरी हो गई थॉमस मुनरो की, तो वो भारत से वापस लंदन चला गया। लंदन की संसद में उसने एक दिन अपना बयान दिया सन 1813 में, और वो कह रहा है कि भारत से मैं एक शॉल लेके आया, उस शॉल को मैं 7 वर्षों से उपयोग कर रहा हूं, उसको कई बार धोया है और प्रयोग किया है, उसके बाद भी उसकी क्वालिटी एकदम बरकरार है और उसमें कहीं कोई सिकुड़न नहीं है। मैंने पूरे यूरोप में प्रवास किया है, एक भी देश ऐसा नहीं है जो भारत की ऐसी क्वालिटी की शॉल बनाकर दे सके। भारत ने अपने वस्त्र उद्योग में सारी दुनिया का दिल जीत लिया है और भारत के वस्त्र अतुलित और अनुपमेय मानदंड के हैं, जिसमें सारे भारतवासी रोजगार पा रहे हैं। और इस तरह से लगभग 200 इतिहासकार हैं, सभी का बताना थोड़ा मुश्किल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांसीसी इतिहासकार हो तो, स्कॉटिश इतिहासकार हो तो, अंग्रेज इतिहासकार हो तो, या इसके अलावा जर्मन का कोई या अमेरिका का कोई, सारे इतिहासकार जो भारत के बारे में शोध करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत के उद्योगों का और भारत की कृषि व्यवस्था का, भारत के व्यापार का सारी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अब इसके आगे एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। अंग्रेजों की संसद में भारत के बारे में समय समय पर बहस होती रही है। तो सन 1813 में भारत के बारे में एक बहस हो रही है, और उस बहस के समय जो अंग्रेजी सांसद बात कर रहे हैं उनमें कई सारी रिपोर्ट है, कई सारे सर्वे हैं, सर्वेक्षण है, जिनका हवाला दिया जा रहा है। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट का हवाला मैं आपके सामने रखता हूं। अंग्रेजों की संसद में बहस हो रही है कि भाई भारत की आर्थिक स्थिति क्या है और कैसी है। तो भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि सारी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता है उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता है। आप जरा भारत के
भूतकाल का अंदाजा लगाइए, अतीत का जरा अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में मान लीजिए $100 अरब का उत्पादन होता हो उस जमाने में, तो $33 अरब का उत्पादन अकेले भारत में होता है। इसको एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि सारी दुनिया में अगर $100 का माल बनता है तो $33 का माल अकेले भारत में बनता है। अब आप जरा देखिए, दुनिया में 200 देश है, 200 देशों में कुल मिलाकर उत्पादन है वो 57% है, और भारत अकेले में जो कुल उत्पादन है वो 43% है। माने सारी दुनिया के 200 देशों में से 2-4 को छोड़कर एक तरफ कर दें और भारत अकेला एक तरफ हो जाए तो कई देशों का उत्पादन भारत के अकेले उत्पादन के बराबर बैठता है। इतना बेहतरीन उत्पादन करने वाला ये देश रहा है। और ये आंकड़ा सबसे पहली बार अंग्रेजों की संसद में सन 1813 में कोट किया गया। बाद में इसी आंकड़े को अंग्रेजों ने 1835 में कोट किया और 1840 में भी कोट किया। और अंग्रेजों का ये कहना है कि सन 1840 तक भारत का उत्पादन सारी दुनिया में सबसे अधिक है और वो कुल दुनिया के उत्पादन का 43% है। अब मैं थोड़ी तुलना करूं तो आपको बात समझ में आएगी। आज अगर सारी दुनिया के कुल उत्पादन की बात की जाए तो अमेरिका देश का कुल उत्पादन सारी दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 25% है। और थोड़ा आगे बढ़े तो अमेरिका के साथ चीन नाम के देश का कुल उत्पादन पूरी दुनिया के उत्पादन का लगभग 23% है। ये 23% और 25% चीन और अमेरिका दोनों मिल जाएं तो इनका लगभग कुल उत्पादन जो होता है उससे थोड़ा ही कम भारत का कुल उत्पादन रहा आज से लगभग 125 वर्ष पहले तक। माने आज की दुनिया में चीन और अमेरिका मिलकर जितना कुल उत्पादन करते हैं उतना उत्पादन लगभग उससे थोड़ा कम भारत करता रहा 1840 के साल तक। इतना बड़ा उत्पादक देश था भारत। फिर इसके बाद अंग्रेजों की संसद में और एक आंकड़ा भारत के बारे में कोट किया गया कि सारी दुनिया के व्यापार में भारत का जो हिस्सा है वो लगभग 33% है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरी दुनिया में जो सामान बिक रहा है, जो निर्यात हो रहा है, उसमें भारत का निर्यात लगभग 33% है। और ये आंकड़ा अंग्रेजों ने 1840 तक कोट किया है। माने सन 1840 तक सारी दुनिया के बाजार में भारत का माल 33% बिकता है। अब आप $100 का या $100 अरब का निर्यात देखें पूरी दुनिया